हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारे बीबीए की सीरीज चल रही है। बीबीए के 2015 के क्वेश्चंस हमने जीके के पहले डिस्कस कर लिए और आज हम 2016 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है इस सीरीज पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2016 के जीके के क्वेश्चन जो बीबीए के, उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा इज। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं जो आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स वगैरह में जिन्होंने बहुत बेहतर किया होता है उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो ये राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तो राज्यसभा के अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करेंगे तो 245 होते हैं। 245 में से 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 233 इलेक्टेड होते हैं जिन्हें स्टेट असेंबलीज इलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज। एक ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये कभी कभी फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी पूछ लेता है। तो फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो हम 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है और 310 केल्विन में होता है। तो अगर सेल्सियस के अलावा अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी पूछ ले तो आप ऐसे ही से सही कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में, अ ह्यूमन सेल हैज गॉट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए टोटल 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल में पूछा जाता है तो मेल में 22 पेयर और फीमेल के 22 पेयर सेम होते हैं। जो 23rd पेयर होता है वो मेल और फीमेल का अलग होता है। टोटल कितने पेयर होते हैं? 23rd। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट ऑप्शन ए है, इट इज अ लार्ज इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। ऑप्शन बी, इट इज अ सडन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन मार्केट। इट इज द बूम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इट इज द बूम ऑफ एफडीआई इन इंडिया। जो कैपिटल फ्लाइट होता है उसका मतलब है कि जो अब आपकी कंट्री से पैसे आउटफ्लो, जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी पॉलिटिकल क्राइसिस या फिर किसी वजह से आउटफ्लो हो जाए। तो यहाँ पे आउटफ्लो है ऑप्शन बी, इट इज द सडन आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन मार्केट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ एन एंट। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई जगह एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेम द फर्स्ट अरेबिक राइटर टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में वो फर्स्ट अरेबिक राइटर जिसको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, तो उनका नाम है नगुई महफूज। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नगुई महफूज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन डायरेक्टली रीच द अर्थ। तो ये करीब 56% के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वो इसी के आसपास जो है वो 47 के आसपास यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। वैसे 56 होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 47 पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टाइबर। रिवर टाइबर के बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? तो यहाँ पे है रोम। रोम इज द सिटी विच लोकेटेड ऑन द रिवर टाइबर। क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द मोस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा इरिगेटेड स्टेट की बात करेंगे तो वो पंजाब है। 98.7% ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल इज अप्रोक्सीमेटली। क्रिकेट बॉल का वेट कितना होता है? क्रिकेट बॉल का अप्रोक्सीमेटली वेट होता है 5.5 OZ। 5.5 OZ ये न्यू बॉल का होता है और 5.75 भी होता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 के आसपास चला गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज। ये जब क्वेश्चन आया था उस टाइम पे ब्राजील था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। पर आप प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो आपको इंडिया मिलेगा और इंडिया में भी उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। क्यूबा का भी नाम आता है, ब्राजील का भी आता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हम इंडिया देखते हैं क्योंकि जो नई रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया ही लिखा हुआ है। तो
12th क्वेश्चन पे आते हैं हम। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें किसने फाउंड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 13th क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिस तरीके से भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उसी तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अब इसका मेजर ध्यानचंद कर दिया गया नाम। तो ये सबसे पहले मिला था विश्वनाथ आनंद को, सबसे पहला अवार्ड मिला था विश्वनाथ आनंद को। अब इसका नाम चेंज कर दिया, राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? सेकुलर, हम कहते हैं ना हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, उसका कोई अपना रिलीजन नहीं, वो सभी रिलीजन को इक्वली मानता है। तो यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज द करेक्ट वन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज करेक्ट वन। क्वेश्चन 15 है। द यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, ये 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जो 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था। प्रेजेंट टाइम पे 193 कंट्रीज हैं टोटल यूनाइटेड नेशंस में, और लास्ट वन इज साउथ सुडान। जो लास्ट हुई है वो साउथ सुडान है। साउथ सुडान जो लास्ट कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस में ऐड हुई है वो साउथ सुडान है। टोटल 193 कंट्रीज। 16th क्वेश्चन पे आते हैं हम। द फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर टू अकबर वॉज, अकबर के फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम था तोडरमल। 9 रत्नों में आते थे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तोडरमल। ओके। क्वेश्चन नंबर 17। डज नॉट ले एग्स, तो पिजन एग ले करती हैं, ऑस्ट्रिच के भी एग्स होते हैं, पेंगुइन के भी होते हैं, लेकिन बैट के एग्स नहीं होते, बैट एग्स ले नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। द नेशनल गेम ऑफ चाइना इज, चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। आपको हॉकी जनरली पता रहता है, लेकिन इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। हमारी कंट्री का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेन? चार्ल्स डिकेन ने कौन सा नॉवेल नहीं लिखा है? द एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, ये भी चार्ल्स डिकेन्स ने लिखा। वॉर ऑफ वर्ड्स, इसको चार्ल्स डिकेन ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट टीवी सेंटर वॉज सेटअप एट, इंडिया की पहली टीवी सेंटर दिल्ली में सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज डिफाइंड बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। 22 क्वेश्चन पे आए। लैंग्वेज, हाउ मेनी लैंग्वेज हमें पूछा गया हैव बीन मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल? हमारे 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो आपको एक लैंग्वेज जो कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड पूछा गया है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सी लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इनमें से कौन सा है जो मेंशन नहीं है 8th शेड्यूल में? तो उसमें लिखा जाता है नेपाली। आपको लगेगा नेपाली इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे हो सकती है, लेकिन वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेपाली इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड अंडर वाटर? 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड अंडर वाटर। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? वॉर के टाइम पे हम कर सकते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब वॉर का ही टाइम है तो हम अपने कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्म्ड रेबेलियन की टाइम पे भी यही हुआ था जब 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तो उसमें यही वर्ड यूज किया गया था आर्म्ड रेबेलियन, क्योंकि उसके पहले ऐसा कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। आर्टिकल 352, 356 एंड 360 रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो
यहाँ पे ये जो आर्म्ड रेबिलियन है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। 1978 के पहले जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, उस टाइम पे ये वर्ड आर्म्ड रेबिलियन नहीं था, सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो इस वजह से इंदिरा गांधी जी ने इंडिया में इमरजेंसी इंपोज किया था, लेकिन अब ये वर्ड ऐड कर दिया गया है। तो अब आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते, और नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इंपोज करता है, और वो भी 6 मंथ्स के लिए। आफ्टर 6 मंथ ही कैन एक्सटेंड, बट एक बारी में वो 6 मंथ के लिए ही डिक्लेयर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशियन इज नोन एज द लार्जेस्ट बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम। द दादा भाई नौरोजी अवार्ड फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस इन कल्चर, एजुकेशन एंड कॉमर्स इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री? यूके ने ये स्टार्ट किया है। इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ये यूके ने स्टार्ट किया है। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वी हैव बोरोड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमने फंडामेंटल राइट्स को यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और हमारा जो मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से हमने बोरो किया, लेकिन उसमें सिर्फ यही मेन चीज मिसिंग थी, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वहां पे मेंशन नहीं था, फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किया है यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following and one inside geo stationary orbiting satellite? कल्पना 1 क्या inside geo stationary orbiting satellite कल्पना 1 है। क्वेश्चन 28 में ऑप्शन B1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, where is the headquarter of Commonwealth of State? Where is the headquarters of कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट? कॉमनवेल्थ जो होते हैं, जो बेसिकली एक तरीके से ऐसा माना जाता है, इसमें वो कंट्री इंक्लूडेड है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो। तो ये इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन। क्वेश्चन नंबर 30, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में फॉट किया गया था। हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब के साथ ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जहां पे हेक्टर मुनरो ने ये फाइट को जीता था। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ? ये जो अलेक्जेंडर के साथ पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम रिवर के किनारे, तो झेलम और चिनाब रिवर के बीच बैंक पे ही ये टेरिटरी लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अंडर अकबर मीर बख्शी वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर? मीर बख्शी मिलिट्री अफेयर्स के हेड थे अकबर के टाइम पे। 32 का है मिलिट्री अफेयर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया rests on coronation, is created by the parliament, is created by the constitution, all of the above is the correct option, all of the above। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता। उसे कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 34, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ? जो आपके एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज होते हैं, वो 5 साल के लिए, 5 ईयर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 5 ईयर्स के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द ऑथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाय? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 B1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था ये 1909, फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। इनका मेन इंटेंशन था एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। ऑप्शन A1 इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज? आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए?
मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस तरीके से होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको एटलीस्ट लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज एटलीस्ट 25 होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपकी एज एटलीस्ट 30 होनी चाहिए। तो आप इन दोनों केस में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो मतलब मिनिमम एज क्या है? 25 है। 38 पे आते हैं, नोट्स ऑन विच डिनोमिनेशन हैज द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड ऑन देम। 1000 पे भी है, 500 भी, 100 पे भी, ऑल ऑफ द अबव। ये पुराना क्वेश्चन हो गया है क्योंकि 1000 की नोट तो अब होती ही नहीं है, 1000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, द अथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के अथर हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद इज द राइटर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, Jude Felix is a famous Indian player in which of the field? Jude Felix हॉकी के प्लेयर है जो गोलकीपर भी थे और मिड में भी रहते थे। मोस्टली इन्हें गोलकीपर के तरीके से जाना जाता है, जो हॉकी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट इन 40th क्वेश्चन। थैंक यू क्लास, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2017 के जीके का पोर्शन लेके, जो हमारा थर्ड होगा इस सीरीज का। हम MBA का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।